ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपने आज के सेशन को, इस नए कोर्स को, रिवीजन कोर्स फॉर पेपर 1, जिसमें हम डिटेल में सारी चीज़ों को फास्ट ट्रैक में पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे बच्चे आ जाइए, फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाइए बेटा सारे के सारे स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ पेड कोर्स। 1 मिनट तक सब बच्चों का हम वेट करेंगे और उसके बाद हम अपने इस कोर्स को शुरू करेंगे। इस कोर्स के अंदर आपको ऑलरेडी 2 कोर्सेस, एक जिसमें रिवीजन एमसीक्यू है, ठीक है, 1000 प्लस एमसीक्यू करवाए हुए हैं 1.0, वो भी आपको एक्सेस दिया है। उसके अलावा हमने 2.0 जो पिछले सेशन पढ़ाया था उसका भी एक्सेस दिया है और इस बार 3.0 उसका भी आपको एक्सेस मिला है। तो आपके पढ़ने के लिए इस कोर्स में बहुत कुछ है। जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं तो वो अच्छे से सारे कोर्स को क्या करें, पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हिंदी और इंग्लिश एक ही स्लाइड पे रहेगी, क्योंकि अलग पीडीएफ रहती है तो बच्चों को दिक्कत होती है दो पीडीएफ्स को कंपेयर करना। सो इट्स बेस्ट कि आप इन सब चीजों को साथ ही साथ हिंदी में और साथ ही साथ इंग्लिश में पढ़ते रहें, ताकि आप लोगों के लिए ये सब चीजों को कवर करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। देखो, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर मोटा मोटा लिखना है। इनएप पीडीएफ रहेगी, जब तक आपके पास वैलिडिटी है तब तक आप इन सारी पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन कोर्स है तो इसको सिर्फ रिवाइज करने के पर्पज से ही किया जाता है। और मैं ये मान के चलता हूं कि रिवीजन कोर्स में आपने इसी वजह से एनरोल किया है क्योंकि आपने सारी चीजों को पढ़ा हुआ है। तो पढ़ने के बाद बस रिवीजन में आपका टाइम सेव करने के लिए इस कोर्स को शुरू किया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं रिसर्च का। तो सबसे पहले रिसर्च का मीनिंग देखो। रिसर्च का सिंपल मतलब होता है री प्लस सर्च। जब हम किसी चीज को बार बार, प्लीज अब बातें बंद रखेंगे, ठीक है जी, पढ़ने पे फोकस करेंगे, क्योंकि जितना आप बातें करोगे उतना टाइम लगेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अच्छे तरीके से सारी चीजों को खत्म कर दे। सो रिसर्च इज अ केयरफुल सिस्टमेटिक स्टडी दैट एम्स टू एक्सपैंड नॉलेज। रिसर्च के फीचर्स के भी लिखा हुआ है कि नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए फाइंड आंसर टू क्वेश्चन, मतलब रिसर्च के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और डिस्कवरीज की बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, मतलब जो रिसर्च होती है वो हमेशा एक प्रॉब्लम से शुरू होती है। उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं जो उससे पहले रिसर्च हो चुकी है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं और फिर इन द एंड हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो ये आपका रिसर्च का बेसिक मीनिंग है, मतलब री प्लस सर्च। बार बार हम री प्लस सर्च, ठीक है, एक चीज को बार बार सर्च करते हैं। और इस वर्ड को पहली बार 1577 में क्या किया गया था, यूज किया गया था। उसके बाद कुछ बेसिक टाइप्स है, ठीक है, ये टाइप्स आगे डिटेल में भी आएंगी। कुछ बेसिक टाइप हैं जो हर किसी को मालूम होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक रिसर्च होती है जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि हम अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च होती है। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च, यहां पर बनाए गए रूल्स को यहां पर अप्लाई कर दिया जाता है। रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है जब हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसको अप्लाइड रिसर्च बोल दिया जाता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एक सवाल आएगा ही आएगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल डेटा यूज करते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जिसके अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो, मतलब नंबर्स की बात हो रही है। और जिस जगह पर नंबर्स की बात नहीं होती उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव मतलब जब आप किसी के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हो, जब ये देखने की कोशिश करते हो कि किसी बंदे का आईक्यू कितना है ना, इस तरीके की चीजों को कहां पर डिस्कस किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्कस किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है ना, अविशेषणात्मक अनुसंधान। इसका मतलब होता है जब हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, किसी चीज की बेसिक स्टार्टिंग की नॉलेज लेने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत की नॉलेज के लिए हम इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में फेमिलियर नहीं होते हैं, किसी चीज की हमें नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद आता है रिसर्च क्यों की जाती है। देखो रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखो, दुनिया में इतनी सारी नॉलेज है, आप कभी नहीं बोल सकते कि मेरे को दुनिया की सारी नॉलेज आ गई है।
आपके पास जितनी नॉलेज है जो सारी दुनिया की नॉलेज का 0.0000001% भी नहीं है। तो लगातार नॉलेज एक्सपैंड होती रहती है, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। दूसरा, इनोवेशंस। बिना रिसर्च के इनोवेशन नहीं हो सकती, बिना रिसर्च के इनोवेशन नहीं हो सकती। आपको पता है आज अगर आप देखते हो, आज से 100 साल पहले कैसे बड़े बड़े कैमरा होते थे, फिर उसके बाद डीएसएलआर आ गए, आज आप देख रहे हो आपके फोन में कैमरा आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब इनोवेशन किससे पॉसिबल हुआ बेटा? ये रिसर्च से पॉसिबल हो पाया है। इन्फॉर्म पब्लिक पॉलिसीज, रिसर्च आउटकम्स गाइड पॉलिसी मेकर इंपैक्टिंग रेगुलर एंड स्टैंडर्ड्स। सरकार के द्वारा जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं आम पब्लिक के लिए, वो सारी किस चीज पे डिपेंड करती हैं? वो रिसर्च पे डिपेंड करती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसर्च होती है, आईआईटीज आईआईएम्स बनते हैं, डेवलपमेंट होती है, जीडीपी बढ़ती है, इंडिया का नाम होता है, ये सब चीजें भी इसके थ्रू ही होता है। एजुकेशनल वैल्यूज, लर्निंग कॉलेजेस में, ठीक है, पीएचडी होती है, वो किसके बेसिस पे होती है? दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिसर्च। रिसर्च ही तो पीएचडी है, तो वो आपकी एजुकेशनल फील्ड में भी इंपॉर्टेंस है। और इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, अब इसमें क्या होता है कि हर देश अपने अपने लेवल पे क्या करता है? रिसर्च करता है। आपने कभी देखा एप्पल वाले एक टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, सैमसंग वाले उनको टक्कर देके एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाते हैं, उसके बाद मोटरोला अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाता है, कोई और रियलमी रेडमी ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजी। तो रिसर्च से आपस में क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। रिसर्च से क्या हो जाता है? आपस में कंपटीशन क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। उसके बाद आता है ये एक टॉपिक जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। बहुत बार आपको एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है, एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि रिसर्च का सीक्वेंस क्या होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, मैं जो जो चीजें आपको हाईलाइट कर रहा हूं वो एग्जाम में पूछी जाएंगी। रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में रिसर्च की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रिसर्च नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम से फिर हम रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम है, आपसे पहले भी हो सकता है कुछ लोगों को वो प्रॉब्लम आई हो, तो उन लोगों ने उसको कैसे डील किया था, उन लोगों ने उस रिसर्च को किस तरीके से डील किया था, कैसे उस लिटरेचर को पढ़ा था, तो आप उसको देखते हो। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब उसके बेसिस पे आप एक हाइपोथेसिस फॉर्मल करते हो। मतलब हाइपोथेसिस बनाने का मतलब क्या हुआ कि आप एक स्टेटमेंट बना लेते हो कि अच्छा ऐसा होगा। अब वो सही है या गलत है वो बाद में साबित होगा, लेकिन फिर हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। हाइपोथेसिस के बाद फिर आप डेटा कलेक्शन होते हो, ठीक है। इसके अंदर फिर वो रिसर्च डिजाइन वगैरह भी आता है, वो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू है। तो डेटा कलेक्शन किया जाता है अलग अलग तरीके से, उसके बाद फिर हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट राइटिंग होती है। इस रिपोर्ट के अंदर आप सारी चीजों को मेंशन कर देते हो कि हमें रिसर्च में क्या ढूंढा, हमने रिसर्च में क्या देखा, रिसर्च में कौन कौन सी चीजें चली हैं, रिसर्च में कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है। ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं? रिसर्च के प्रोसेस का पार्ट बन जाती हैं। सो शुरू से लेकर अंत तक ये रिसर्च का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक सवाल आप लोगों को रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक से पूछा जाता है, एक सवाल, ठीक है, वन क्वेश्चन, जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पे आपने फोकस करना है। रिसर्च के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मेन फीचर होता है कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उसके साथ साथ हमें रिसर्च में और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी बेसिक नॉलेज होनी हमें जरूरी है। जैसे सबसे पहला फीचर क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि आप अपने हिसाब से रिसर्च को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। रिसर्च पहली बात तो ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होती है, और दूसरी ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं आप उसको वैसे ही प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको वैसे ही दिखा रहे हो। मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट इज एम टू अचीव विद अ प्रॉपर हाइपोथेसिस दैट गाइड द इन्वेस्टिगेटर्स डायरेक्शन, ठीक है। मतलब हम अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होती है। दूसरी, रिसर्च का जो मेन मकसद होता है वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होता है। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च में स्टार्टिंग ही शुरुआत कहां से करते हैं? प्रॉब्लम से ही तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ही हमें चाहिए होता है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप है। दूसरा, इंपिरिकल। इंपिरिकल का मतलब होता है बेटा जिसमें हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इंपिरिकल का मतलब होता है कि आप रिसर्च में खुद के ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हो, खुद के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हो, खुद के मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हो, जिससे कि आप थ्योरी और हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ठीक है। इंपिरिकल का मतलब होता है वो आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ इंपिरिकल रिसर्च। अब इसके हम रिसर्च इंपिरिकल के अंदर हम
क्वांटिटेटिव भी यूज कर सकते हैं जहां पर हमें नंबर्स की जरूरत होती है, ठीक है। और इसमें डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल होता है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, जब हमारे पास एक थ्योरी होती है और उस थ्योरी को हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो उसको डिडक्टिव रिसर्च बोल दिया जाता है। और क्वालिटेटिव जिसको आप इंडक्टिव बोल देते हो, जहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी न्यूटन की। न्यूटन ने एक सेब को नीचे गिरते हुए देखा और उससे बताया कि भाई ग्रेविटी है, तो उसने सेब से ग्रेविटी को थ्योरी को बनाया, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, दिस इज इंडक्टिव। लेकिन अगर आज कोई बोले कि तुम ग्रेविटी थ्योरी को वेरीफाई करो, तो थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई है। जब थ्योरी ऑलरेडी बनी होती है उसको बोलते हैं डिडक्टिव, और जब हम थ्योरी को बना रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। तो ये इंपीरिकल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च भी और क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कई बार नॉन इंपीरिकल, इसका मतलब क्या होता है, कई बार हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अलावा भी, मतलब एक्सपीरियंस के अलावा हम जब सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, जैसे सिस्टेमेटिक रिव्यू होता है, मेटा एनालिसिस होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू होता है उसको स्टडी किया जाता है। रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, जहां पर आप एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं करते हो, सिर्फ आप जो लिटरेचर है उसको स्टडी करते हो। दूसरा क्रिटिकल स्टडीज। क्रिटिकल स्टडीज का मतलब होता है जहां पर आप स्टडी करते हो कोई जजमेंट देने के लिए। क्या करने के लिए, कोई जजमेंट देने के लिए आप स्टडी करते हो कि हमें चीजों को जज करना है, हमें चीजों की एक डिसीजन देना है, ठीक है। जजमेंट के लिए जब आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएटिव स्टडी बोल दिया जाता है। देन आ जाता है एडिटर्स इंट्रोडक्शन। एडिटर्स इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हो ना एडिटर, तो यहां पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने व्यू प्रेजेंट करते हैं किसी भी टॉपिक पे। वो क्या करते हैं, वो अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं किसी भी टॉपिक पे कि ये हमारा क्या है, ये दिस इज आवर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देन हो सकता है नेक्स्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। जब आप रिसर्च करते हो तो आपको बहुत सही तरीके से रिसर्च करनी है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती, आपकी जो छोटी सी मिस्टेक है वो आपके पूरी रिसर्च को खराब कर सकती है। तो एक्यूरेसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, प्राइमरी भी रिसर्च हो सकती है और रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च भी हो सकती है। यूर रिसर्च कैन बी प्राइमरी, प्राइमरी जिसमें आप सारा डेटा खुद से कलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी डेटा वो होता है जहां पर आप बुक से आप जो लिखा हुआ है वहां से, ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। तो दोनों तरीके की रिसर्च आपकी हो सकती है। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायसेस का मतलब क्या होता है, जब आप पार्शियलिटी करते हो। हमने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी, तो ये उसी से रिलेटेड है कि जो आपकी रिसर्च है उसके अंदर आप अपनी पर्सनल लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करोगे। आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसी तरीके से आप उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हो, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो, सब्जेक्टिविटी नहीं लेके आ रहे हो। दैट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। आपके अपने बायसेस उसके अंदर नहीं होने चाहिए। रिक्वायर एक्सपर्टीज। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च के लिए आप लोगों को एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें। अगर आप चीजों को नहीं सीखोगे तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। क्रेडिबिलिटी रेफर्स टू द ट्रूथ वैल्यू एंड बिलीवेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम नंबर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम नंबर्स पे यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में क्रेडिबिलिटी का होना जरूरी है। आप, क्योंकि उसमें मेथड नहीं है कोई स्टडी करने का, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब जिस पे भरोसा किया जाता है। आपकी रिसर्च के रिजल्ट या आपकी रिसर्च का डेटा इस तरीके का होना चाहिए जिसपे हम क्वालिटेटिव तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी पे भरोसा कर सकते हैं, मान सकते हैं कि तुमने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। रेप्लिकेबल का मतलब क्या होता है बेटा, रिपीट करना एक तरीके से। जैसे मैंने कोई रिसर्च की, उसका रिजल्ट एक आया, मैंने रिसर्च की, उसका रिजल्ट एक आया, तो अब कोई दूसरा बंदा भी उसका रिसर्च करेगा तो उसका भी सेम रिजल्ट आएगा, जिसको हम रिलायबिलिटी भी बोल देते हैं कि मेरी रिसर्च को मेरे अलावा भी अगर कोई और बंदा करेगा तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। हम बोल सकते हैं कि हाँ यार, मैं ये रिसर्च है वो सही है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। हमने क्या किया था और सामने वाले बंदे ने क्या किया है, उस पे क्या किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है। तो उसको बोल देते हैं रेप्लिकेबिलिटी। और एक्यूरेसी तो आपको मालूम ही है कि रिसर्च के अंदर आप जो टूल्स हैं उनको सही यूज करोगे, जो मेथड्स हैं वो सही यूज करोगे। आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन आ जाता है लॉजिकल। रिसर्च में लॉजिक का होना जरूरी है। दिस इज समथिंग लाइक साइंटिफिक होना चाहिए। आप ऐसे ही अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, लॉजिक होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो ना कि ये मेरा रिजल्ट आया,
तो आपको बताना पड़ेगा कि ये रिजल्ट कैसे आया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो आपको सब कुछ क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर पीछे की कहानी नहीं बताओगे तो फिर वो रिसर्च पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो रिसर्च पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिजरस। रिजरस का मतलब क्या होता है कि रिसर्च होती है ना, वो रिजरस का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी डिटेलिंग होती है, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। रिजरस का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी डिटेल्स होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीजें हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस बोल दिया कि ठीक है भाई 15 दिन में रिसर्च, ऐसा नहीं है। आपकी पीएचडी 3 साल तक चलती है, तो सोचो उसके लिए आपको कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क है, आपको वो करना पड़ता है। तो ये वही है, रिग्रेस का मतलब है कि बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं रिसर्च तक पहुंचने, मतलब कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। देन आ जाता है कोरिलेशन एंड कॉजेशन। अब दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझना, एक होता है कोरिलेशन, एक होता है कॉजेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है जब दो वेरिएबल आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हम एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल पे असर पड़ रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कौन सा वेरिएबल किसको चेंज कर रहा है। जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में कोरिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड नीचे जाएगी, डिमांड बढ़ेगी प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन आप यहां पर यह नहीं बता सकते कि प्राइस डिमांड पे असर डाल रहा है या डिमांड प्राइस पे असर डाल रहा है। तो जब आप दोनों वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हो तो उसको कोरिलेशन बोल दिया जाता है। और कॉसेशन का मतलब क्या होता है, जब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, जब हम दोनों वेरिएबल्स में से ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा ये वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। जैसे वही अगर पेड़ है, अगर पौधा लगाया हुआ है तो जो सूरज की रोशनी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे पौधे की जो ग्रोथ है वो नजर आती है, जो उस पर डिपेंड करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, उसको कॉसेशन बोल दिया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। और अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं, दिस इज कोरिलेशन। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर दोनों वेरिएबल डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये एक नेगेटिव कोरिलेशन की टाइप है। उसके बाद आता है कंट्रोल्ड। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हमें चीजों को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन देखना चाहते हैं। उसके अलावा जितनी भी चीजें, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उन सभी वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं करना चाहते, हम उन सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो इस वजह से कंट्रोल्ड इसका एक वेरिएबल। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ठीक है, ये आपका आगे टॉपिक भी डिटेल में आएगा, ठीक है, हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की टाइप्स को भी पढ़ेंगे। यहां पर आप समझ लीजिए, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब अभी मैंने एक बार रिजल्ट कुछ कंक्लूजन निकाला, फिर दूसरे बंदे ने उस पर कंक्लूजन निकाला, तीसरे बंदे ने उस पर कंक्लूजन, तो एक ही तरीके के रिलायबल रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब 90%, 95% रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये रिलायबल है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। और वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप मेजर कर रहे हो, क्या उसको इस्तेमाल किए जाने वाले जो टूल्स हैं वो सही हैं, वैलिड हैं या नहीं। थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करता है, अगर आप थर्मामीटर से बीपी चेक करोगे तो वो वैलिड नहीं है। थर्मामीटर का काम टेम्परेचर चेक करना है, तो टेम्परेचर थर्मामीटर ही चेक करेगा, बीपी के लिए बीपी की मशीन होगी। तो अगर आप टेम्परेचर चेक करने के लिए बीपी की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो या थर्मामीटर से बीपी चेक कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, तो वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड का मतलब हुआ कि आप जो चीज एक्यूरेट है, जिस पर्पस के लिए बनी है, क्या उसी पर्पस के लिए उसको यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सो दिस इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। साइक्लिकल इन नेचर, मोस्टली हम ये एक्शन रिसर्च के लिए बोलते हैं कि जो एक्शन रिसर्च होती है बेटा वो साइक्लिकल इन नेचर होती है। साइक्लिकल इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च है वो सर्कल में चलती है। रिसर्च क्या होती है, सर्कल में चलती है। सर्कल में चलने का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च कभी खत्म नहीं होती। एक प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है, सलूशन से एक नई प्रॉब्लम निकल आती है, तो गोल 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 लगातार क्या होती है, घूमती रहती है। तो हम रिसर्च के शुरू से लेकर अंत तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि ये अंत है, लेकिन वहां से एक नई प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं एक छोटे पर्पस पे, उसको दूसरे बड़े लोगों पे भी अप्लाई किया जा सकता है। जनरलाइज करने का मतलब होता है आपकी रिसर्च को पूरी पॉपुलेशन पे, मतलब आपके सैंपल को जब हम पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं, उसको बोला जाता है जनरलाइजेशन। जैसे आप न्यूटन की एग्जांपल पे फिर से वापस आते हैं, उसने पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए देखा और उसके बेसिस पे उसने उसको पूरी दुनिया पे अप्लाई कर दिया।
कि पूरी धरती पे हमारी ग्रेविटी है, तो उसको बोल देते हैं जनरल, मतलब आम नॉर्मल पॉपुलेशन पे जब किसी की चीज को अप्लाई किया जाता है उसको जनरलाइजेशन बोल दिया जाता है। क्रिटिकल का मतलब सेम वही होता है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल अप्रोच, क्रूशियल अप्रोच, मतलब आप चीजों को लाइटली नहीं ले सकते। आपको क्योंकि किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है तो आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ता है, आपको रिसर्च को हर एंगल से देखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप अपने हिसाब से जैसे चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट, पेशेंट एक्टिविटी। पेशेंट का मतलब क्या हुआ? अब ये डॉक्टर पेशेंट वाली बात नहीं है ना। मैंने यूट्यूब पे देखा, एक टीचर पढ़ा रहा था पेशेंट एक्टिविटी, बोला कि ये पेशेंट एक्टिविटी होती है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन होता है उसी तरीके से रिसर्च में रिसर्चर और उसकी रिसर्च का रिलेशन होता है। बेटा ये पेशेंट का मतलब पेशेंट नहीं है, पेशेंट मतलब पेशेंस एक्टिविटी, मतलब आपको बहुत सब्र रखना पड़ता है, आपको लंबे समय तक रिसर्च में रहना है। पीएचडी कर रहे हो तो 3-4 साल तक आपको उसी रिसर्च में घुसे रहना है, तो आपको उसके लिए बहुत पेशेंस, उसके लिए बहुत धैर्य की, बहुत सब्र की जरूरत है, क्योंकि एक ही दिन में आपकी रिसर्च का रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कवर एंड डेवलप नॉलेज। ठीक है, ये तो सिंपल है कि रिसर्च का मेन उद्देश्य, जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के को नई नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू डेवलप न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सो ये उसके बाद आता है वेज ऑफ नॉलेज। हमें 4 तरीके से नॉलेज मिल जाती है। कौन कौन से तरीके से नॉलेज मिलती है? हमें कौन कौन से तरीके से नॉलेज मिलती है? हमें सबसे पहले नॉलेज मिलती है जिसको बोला जाता है मेथड ऑफ टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी विश्वास या अंधविश्वास पर किसी चीज को मान लेते हैं। पुराने समय से चीजें लगातार चली आ रही हैं, पुराने समय से चीजें क्या हो रही है? लगातार ट्रेडिशंस बनी हुई हैं। ठीक है, नॉलेज इज बेस्ड ऑन बिलीफ एंड सुपरस्टिशन। ठीक है, जैसे आज भी हम कोई छींक मार दे तो भैया चलना नहीं है, बिल्ली रास्ता कट जाए तो रुक जाना है। तो ये सब चीजें जो पुराने समय से जिसको चैलेंज नहीं किया जा रहा, सुपरस्टिशन है, उससे हमें क्या होती है? नॉलेज मिलती है। दूसरा होता है मेथड ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कुछ चीजें हमें अथॉरिटेटिव तरीके से बताई जाती हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमें कुछ बोल दिया, उससे हमें नॉलेज मिलती है। हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ बोल दिया, हमारे धर्म ग्रंथों में जो हमारे रिस्पेक्टिव रिलीजन्स के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, हर रिलीजन के, जैसे ऋग्वेद है या गुरु ग्रंथ साहब, कुरान है या भगवत गीता है, हर चीज में उनमें क्या हुआ? बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो उन रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या हमारे पेरेंट्स से या हमारे टीचर से जो हमें नॉलेज मिलती है वो क्या होती है? वो सारी चीजें किसका पार्ट बनती हैं? वो मेथड ऑफ अथॉरिटी का पार्ट बनती है, मतलब अथॉरिटी से जो आपको नॉलेज मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब आप रीजन और लॉजिक लगाते हो, फिलॉसफी रेदर थ्रू एक्सपीरियंस। इंट्यूशन का मतलब होता है जब आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, क्या करते हैं? जब हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी रीजनिंग का, मतलब इंट्यूशन का मतलब होता है जब आप रीजनिंग, ज्ञान अनुभव की बजाय तर्क और तार्किक फिलोसॉफिकल चीजों की क्या होती है? बात की जाती है। और देन आ जाता है मेथड ऑफ साइंस, जिसमें आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हो, एक्सपेरिमेंटेशन करते हो और एविडेंस के थ्रू क्या करते हो, जिसमें मतलब ये सिंपल इंडक्टिव और डिडक्टिव का पार्ट है। यहां पर आप फिलोसफी में क्या करते हो? आप रीजनिंग ढूंढते हो, आप रीजन लगाते हो, आप लॉजिक लगाते हो। ठीक है, वो मेथड ऑफ इंट्यूशन हो गया। ठीक है, ज्ञान अनुभव की बजाय तर्क और तार्किक अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्राप्त होता है, जो अक्सर दार्शनिक दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में ज्यादातर हम इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल इंसाइट्स की बात करते हैं। और साइंस के अंदर हम क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट्स पे बेसिस करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो सब चीजें होती हैं। तो 4 तरीके से हमें क्या होती है बेटा? नॉलेज मिलती है। वी गेट द नॉलेज बाय 4 डिफरेंट वेज। 4 अलग अलग तरीके से हमें नॉलेज मिलती है। उसके बाद आता है रिसर्च ओनियन मॉडल। ये एक ओनियन मॉडल है, वैसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन ये आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। रिसर्च ओनियन मॉडल में बेसिकली किसके द्वारा दिया गया? सॉन्डर्स, लेविस और थॉर्नहिल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर उसने रिसर्च की पूरी फिलॉसफी को 5-6 अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है। 5 से 6 अलग अलग पार्ट्स में उसने बताया हुआ है। ये ऐसे अंदर की तरफ चलता है। ठीक है, मतलब PASCTTD, ये मैं आपको निमोनिक भी बता दूंगा। PASCTT, पास CTT, ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ चलेगा, मतलब बाहर से अंदर की तरफ चलेगा, कि कुछ जैसे पहले फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी के बाद हम अप्रोच की बात करते हैं, अप्रोच के बाद स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। तो ये हो गया PAS, मतलब पहले फिलॉसफी, फिर अप्रोच और फिर स्ट्रेटजी, ये 3 हो गया।
तो अब फिलोसफी में क्या हो गया, जो आपका पॉजिटिविज्म है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। दूसरा अप्रोचेस में फिर हम डिडक्टिव अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडक्टिव अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स में हम फिर मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से मिक्स्ड हैं, कौन से मिक्स्ड नहीं है। उसके बाद टाइम होजिंग, तो ये हो गया PAS, CT और टेक्निक्स, CTT। ठीक है, वैसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे। आपके सिलेबस में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, यहां से आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। जैसे सबसे पहले रिसर्च की फिलॉसफी की बात की जाती है। सो रिसर्च की फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ कि सबसे मतलब जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते रहेंगे चीजें छोटी होती जाएंगी, तो जो फिलॉसफी होती है वो सबसे बड़ी होती है। फिलॉसफी है वो सबसे बड़ी होती है, मतलब यहां पर हम आउटर मोस्ट फोकस ऑन द रिसर्च फिलॉसफी। अब इसके अंदर आप पॉजिटिविज्म का इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरप्रेटिविज्म का इस्तेमाल कर सकते हो, रियलिज्म का इस्तेमाल कर सकते हो ना, जो टीचिंग में भी पढ़ते हो। तो ये यहां से आपकी रिसर्च निर्धारित होती है कि आप अपनी रिसर्च को कैसे करने वाले हो। यहां से आप डिसाइड करते हो कि रिसर्च कैसे करने वाले हो। जब हमने फिलॉसफी डिसाइड कर ली, उसके बाद हम अप्रोच पे आएंगे। अब अप्रोच के अंदर हमें ये देखना है कि हमें डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करना है या फिर इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, अगर हम उन थ्योरीज पे फोकस करते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये डिडक्टिव है, और अगर हम उन्हीं थ्योरीज को बनाने की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, घूम फिर के वापस वही चीज आ रही है। तो पहले अप्रोचेस, पहले फिलॉसफी आ जाएगी, फिर अप्रोच आ जाएगी, उसके बाद स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजीज में आपके रिसर्च के मेथड्स होते हैं। स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है कि अब हम ओवरऑल स्ट्रेटजी रिसर्च की कैसी होगी, क्या हमारी पूरी रिसर्च एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होगी, क्या हमारी पूरी रिसर्च में हम केस स्टडीज का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम सर्वेस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम कल्चर की स्टडी करेंगे। तो यहां पर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, रिसर्च के क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या डिसाइड करते हैं, हम रिसर्च की स्ट्रेटजीज को डिसाइड करते हैं। अब स्ट्रेटजीज के बाद हम उन स्ट्रेटजीज के अंदर चॉइस देखते हैं कि हमें एक मेथड यूज करना है, हमें एक से ज्यादा मेथड यूज करने हैं। जैसे मोनो का मतलब होता है कि हम सिर्फ एक ही मेथड यूज करने वाले हैं, कि हम एक्सपेरिमेंट ही करने वाले हैं। या फिर मिक्स्ड मेथड, मिक्स्ड मेथड का मतलब होता है कि आप दो तीन मेथड यूज करने वाले हो। आप क्वालिटेटिव भी यूज कर सकते हो, आप क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज कर सकते हो, या फिर मल्टी मेथड, जिसके अंदर आप क्वालिटेटिव भी यूज कर लो, क्वांटिटेटिव भी यूज कर लो, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी यूज कर लो, आप केस स्टडी भी यूज कर लो, सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये किसका पार्ट बनता है, ये पास पार्ट बनता है चॉइसेस का, सीए का। उसके बाद होता है टाइम हॉरिजन। अब टाइम हॉरिजन के अंदर हमें यह डिसाइड करना होता है कि हम रिसर्च को लंबे समय तक करने वाले हैं या एक पर्टिकुलर टाइम पे। स्टक हो गया क्या? नहीं, चल तो रहा है, रिफ्रेश कर देता हूं एक बार। चल गया होगा, बीच में थोड़ा सा स्टक हुआ था, लेकिन आई होप कि अब चल गया होगा। एक सेकेंड। अभी चल रहा है ना, विजिबल? चल गया। एक बार बंद करके चला लीजिए। टाइम हॉरिजन का मतलब होता है हम ये डिसाइड करते हैं कि हम रिसर्च को लंबे समय तक, अगर एक ही चीज को लंबे समय तक स्टडी किया जाता है उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोल दिया जाता है, और अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है तो उसको क्रॉस सेक्शनल रिसर्च बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर हम एक ही वेरिएबल को लंबे समय तक स्टडी कर रहे हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोल दिया जाता है, और अगर हम एक ही टाइम पे बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो उसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी का नाम बोल दिया जाता है। और देन उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। इसके अंदर हमारे पास जैसे आप इंटरव्यू लेते हो, ठीक है, मतलब डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्शन से आप डेटा एनालिसिस वाली लास्ट में आ जाती है, इंटरव्यू ले सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हो। तो यहां पर रिसर्च की रिपोर्ट है वो क्या होती है, बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूरे का पूरा है। ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये एक नया टॉपिक है एक तरीके से। तो सबसे पहले फिलॉसफी में पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिव हो सकता है, अप्रोचेस में डिडक्टिव इंडक्टिव हो सकता है, स्ट्रेटजीज में आप एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडीज की कर सकते हो,
चॉइस में आप एक मेथड, मिक्स्ड मेथड, मल्टी मेथड यूज कर सकते हो। फिर टाइम हॉरिजन में आप क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल का इस्तेमाल कर सकते हो। और टेक्निक्स एंड प्रोसीजर में आप डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस की बात कर सकते हो, इसकी बात कर सकते हो, डेटा कलेक्शन की भी बात की जा सकती है। ठीक है, दैट्स द पार्ट ऑफ इट। वो भी इसी का क्या है, एक उद्देश्य। उसके बाद आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, रिसर्च की टाइप्स। हमारे पास रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि सारी रिसर्च की टाइप्स को याद करने के लिए आपको जस्ट एक कीवर्ड याद रखना होता है। क्या होता है, हर रिसर्च में एक कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो वही कीवर्ड मैं आपको बताते चलूंगा, तो उन कीवर्ड्स पे आप लोगों ने फोकस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च होती है जिसमें आप इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हो। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है, और ये साइक्लिकल होती है, PAOR, मतलब प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। और ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, और इसी वजह से ये रिसर्च होती है, साइक्लिकल होती है। तो इस रिसर्च में हम लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को, हमारी डोमेस्टिक लेवल की प्रॉब्लम्स को, कॉलेज लेवल की प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रैक्टिशनर भी हो, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के बेस पे भी आप इस प्रॉब्लम का क्या कर सकते हो, सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। आप अगर प्रैक्टिशनर भी हो तो भी आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो ये हमारी एक्शन रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का हिस्सा होती है, मतलब अप्लाइड रिसर्च एक बड़ी रिसर्च होती है। एक्शन में इमीडिएट प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है, और अप्लाइड में हम एक रियल लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो इमीडिएट है तो एक्शन में चली जाएगी, लेकिन अगर एक बड़ी पिक्चर देख रहे हो, रियल लाइफ की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको अप्लाइड बोला जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर जो हेल्थ केयर हुआ या इंजीनियरिंग हुआ है ना, या फिर बिजनेस में जैसे सेल्स डिक्रीज हो गई है, क्यों है ना, लोग क्यों नहीं हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, तो उन सब चीजों पर रिसर्च होती है, वो अप्लाइड रिसर्च का हिस्सा हो जाती है। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल रिसर्च। ये आप लोगों की बेसिक रिसर्च, जिसको हमने पढ़ा था ना, यही आप लोगों की बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, ये सभी एक ही होती है, जिसका मेन उद्देश्य किसी थ्योरी को बनाना होता है और उस थ्योरी में एक्सपैंड करना होता है। नॉलेज को बढ़ाने के लिए जिस रिसर्च पे फोकस किया जाता है, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जिस रिसर्च पे फोकस किया जाता है, उस रिसर्च को हम थ्योरेटिकल रिसर्च का नाम दे देते हैं, कि हमें थ्योरी पे फोकस करना है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी चीज को एज इट इज एज डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज के, किसी ग्रुप के, किसी पर्सन के फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कोई चीज जैसी है, जैसे ये मोबाइल है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको डिफाइन करो, तो आप मोबाइल को सिर्फ डिस्क्राइब करोगे, आप अपने हिसाब से उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करोगे। तो जब हम डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोल दिया जाता है, जिसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, कोई जजमेंट पास करना नहीं होता। ठीक है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है व्हाट, सिर्फ व्हाट पे फोकस किया जाता है, कौन सी चीज किस तरीके से काम करती है। देन आ जाता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी कौन सी होती है, ये वहां पर यूज की जाती है जहां पर आपको किसी चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करने का मतलब ही क्या होता है, जब हम एक्सप्लोर किसको करते हैं, हम उन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी रिसर्च है, जहां पर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, जहां पर आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, तो आप एक्सप्लोर करते हो, उसके लिए आप अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हो। तो एक्सप्लोरेटरी में प्रायर नॉलेज के लिए यूज करते हो। ठीक है, स्टार्टिंग की शुरुआती नॉलेज के लिए आप इंटरव्यू, मतलब इसमें आपके पे कोई बंदिश नहीं होती, आप क्वांटिटेटिव भी यूज कर सकते हो, क्वालिटेटिव भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी मेथड है वो आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को पायलट स्टडी और फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं। इस रिसर्च को हम पायलट स्टडी भी बोलते हैं बेटा, फिजिबिलिटी स्टडी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम हाइपोथेसिस वगैरह बाद में बनाते हैं, यहां पर हाइपोथेसिस बना सकते हो लेकिन उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। जाना जाता है कॉजल एक्सपर्ट्स। कॉजल को ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोल दिया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च बोल दिया जाता है, जहां पर आप कॉज और इफेक्ट को साबित करने की कोशिश करते हो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे क्लास में देखा जाता है कि टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टीचर स्टूडेंट्स को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट पे टीचर का किस तरीके से असर हो रहा है, उसको क्या बोल दिया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन की बात की जाती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन।
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, इसको कॉजल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नाम दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ रिसर्चेज हैं जो क्वांटिटेटिव का पार्ट होती है, ठीक है। मतलब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव का पार्ट है, कौन कौन सी रिसर्च है वो क्वालिटेटिव का पार्ट है। तो हम टाइप्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले क्वांटिटेटिव, देखो क्वांटिटेटिव का सिंपल मतलब क्या होता है, जहां पर नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर न्यूमेरिकल डेटा इस्तेमाल किया जाता है, न्यूमेरिकल डेटा इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोल देते हैं। तो क्वांटिटेटिव की आगे अपनी टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव की अपनी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव है, दिस इज द टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वट पे फोकस करता है, वाई पे फोकस नहीं करता। कोई चीज कैसी है बस ये हमें डिफाइन करना है, कोई चीज कैसी है बस ये आपको डिफाइन करना है, इसको बोल दिया जाता है इसको बोल दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये क्वांटिटेटिव का पार्ट है, कोई चीज डिस्क्राइब किया जाता है उसी को बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन आ जाता है कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च का मतलब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जहां पर आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन स्टडी करते हो, लेकिन वो रिलेशन कॉज और इफेक्ट नहीं होता, कॉज और इफेक्ट नहीं होता है, वो सिंपल रिलेशन होता है कि एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे क्या असर हो रहा है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव का मतलब जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे आपका वेट बढ़ता है ना, तो वो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। लेकिन अगर प्राइस के साथ साथ डिमांड नीचे जा रही है, प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन डिमांड नीचे आ रही है, तो वो कौन सा है, वो एक नेगेटिव रिलेशन है, उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो कोरिलेशन 2, 3, 4 अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन आपको दो ही याद रखना है कि एक हो सकता है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा कोरिलेशन हो सकता है बेटा आपका नेगेटिव कोरिलेशन। डायरेक्शन पे डिसाइड होती है कोरिलेशन की शेप, तो इसको कोरिलेशन रिसर्च बोल दिया जाता है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, अब जो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होती है ये एक आधी जिसको बोल सकते हैं ना आफ्टर द इफेक्ट, आफ्टर द फैक्ट, कोई चीज होने के बाद लिखा कंपेयर टू और मोर ग्रुप टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लोर नेचुरल डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। इसको जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो बोल दिया जाता है ना, आफ्टर द फैक्ट कॉजल कंपैरेटिव, यहां पर आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर देते हो, लेकिन यहां पर आप मैनिपुलेट नहीं कर पाते हो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है, उसके होने के बाद आप उसको स्टडी कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, अब आपको बोला जाता है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो अब दोबारा तो एक्सीडेंट नहीं करोगे ना, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्टडी की जाती है। तो इस वजह से इसको आफ्टर द फैक्ट बोला जाता है कि एक इंसिडेंट हो चुका है, उसके होने के बाद जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है दैट इज व्हाट वी कॉल कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। मतलब हम कॉज को कंपेयर कर रहे हैं, कॉज को चेक नहीं कर रहे, मतलब उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ कंपेयर किया जा रहा। पोस्ट फैक्टो बोल दिया जाता है, आफ्टर द फैक्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो भी इसको रिसर्च को बोल दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बट यहां पर आप चीजों को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आप यहां पर चीजों को चेंज नहीं कर सकते। देन आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये आपकी कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट के सारे फीचर्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट के सारे फीचर्स मौजूद होते हैं, जहां पर आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे फोकस करते हो। यहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे फोकस कर रहा है, किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा होता है और उस चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना असर हो रहा है। सिंपल एग्जांपल हमेशा याद रखो क्लासरूम की, कि जो टीचर है वो टीचर बच्चों पे किस तरीके से असर डालता है। तो हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दोनों के बीच में जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, जो उनको आपस में लिंक करता है और वो किस फ्रीक्वेंसी से कितनी किस पावर से आपस में रिलेट कर रहा है उसको बोलते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। याद रखिएगा मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है बेटा, जो मीडिएटिंग वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपस में जोड़ता है, वो कितनी इंटेंसिटी से जोड़ रहा है, कितनी ताकत से जोड़ रहा है, तो जो डिस्टेंस, डायरेक्शन, पावर बताएगा वो मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है। मॉडरेटर, जैसे हम मॉडरेटर यूज करते हैं ना कम ज्यादा करने के लिए, तो वही बताएगा कि दो के बीच में रिलेशन है वो तगड़ा रिलेशन है या वीक रिलेशन है। तो जो रिलेशन की ताकत को बताने वाला वेरिएबल होता है उसको मॉडरेटिंग वेरिएबल बोल दिया जाता है, और जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है उसको मीडिएटिंग वेरिएबल का नाम दिया जाता है। राइट, देन आ जाता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। ये भी एक्सपेरिमेंटल की ही टाइप है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग होती है, रैंडम असाइनमेंट।
आप यहां पर सब कुछ करते हो एक्सपेरिमेंटल की तरह ही, आप एक्सपेरिमेंटल की तरह सब कुछ करते हो, लेकिन इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होती है। मतलब इसमें जो ग्रुप हैं उन्हीं ग्रुप्स को इस्तेमाल कर सकते हो आप, ग्रुप्स को मतलब प्री डिसाइडेड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इसमें रैंडमनेस प्रेजेंट नहीं होती है। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको हमेशा क्लास में बताया है, क्यूआर से याद रखो कि क्वाजी मतलब आधी रिसर्च होती है, तो जिसमें रैंडमनेस एब्सेंट होती है। मतलब आप उसमें वेरिएबल्स भी लेते हो, आप उसमें सैंपल भी लेते हो, तो वो भी आपको नॉन रैंडम ही लेने पड़ते हैं। रैंडमनेस इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से इसको एक्सपेरिमेंट तो बोला जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको क्वाजी एक्सपेरिमेंट बोला जाता है कि ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें अंदर पूरा एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हो, हाफ एक्सपेरिमेंट है। मतलब कुछ कुछ चीजें मौजूद हैं, लेकिन रैंडमनेस इसके अंदर मौजूद नहीं है। देन आ जाता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अभी ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखो लॉन्गिट्यूडनल समझ लो, अगर आप एक ही वेरिएबल को लंबे समय तक स्टडी कर रहे हो, मतलब आज ही उसको स्टडी किया, आज से 2 महीने बाद उसको स्टडी किया, 3 महीने बाद उसको स्टडी किया, 4 महीने बाद उसको स्टडी, एक ही वेरिएबल को लंबे समय तक स्टडी किया जा रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। और क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या हुआ, जब एक ही वेरिएबल एक ही टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे 4 अलग अलग वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो, एक वेरिएबल को लंबे समय तक लॉन्गिट्यूडनल, और एक ही टाइम पर अलग अलग वेरिएबल्स को स्टडी करना, एक ही टाइम पर अलग अलग वेरिएबल्स को स्टडी करना, दैट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम तो क्रॉस सेक्शनल, और डिफरेंट टाइम ओवर द टाइम तो उसको बोल दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्या नाम दिया जाता है, दैट रिसर्च इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है बेटा, इसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का नाम दिया जाता है। उसके बाद ये सब क्वांटिटेटिव की टाइप है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च का मतलब क्या होता है, यहां पर आप लोगों से सर्वे करते हो, ठीक है। ये जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है ना कि हमने 500 लोगों पे सर्वे किया था, 800 लोगों, जैसे ये एग्जिट पूल आते हैं ना, तो वो इसी के बेसिस पे आते हैं। न्यूमेरिकल डेटा थ्रू क्वेश्चनर और इंटरव्यू, आप लोगों के पास जाते हो, लोगों को क्वेश्चनर देते हो, क्वेश्चनर फिल करके देते हैं, है ना। 2 तरीके के क्वेश्चनर होते हैं, एक होता है क्वेश्चनर और एक होता है शेड्यूल। क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है, जब आप सामने वाले बंदे को क्वेश्चनर दे दिया, उसने भर के आपको दिया, दैट इज क्वेश्चनर। और शेड्यूल कहां पर होता है बेटा, शेड्यूल वहां पर यूज किया जाता है जहां पर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो आप उनके पास जाते हो, उस क्वेश्चनर को आप फिल करते हो उनसे ओरली इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है। अगर तो रिस्पोंडेंट खुद फिल कर रहा है उसको क्वेश्चनर बोल दिया जाता है, और अगर रिसर्चर उसके पास बैठ के खुद फिल कर रहा है तो उसको शेड्यूल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। शेड्यूल का मतलब हुआ जब रिस्पोंडेंट सिर्फ बोल रहा है, डिटेल कौन फिल कर रहा है, रिसर्चर, दैट इज शेड्यूल। लेकिन अगर क्वेश्चनर फिल भी रिस्पोंडेंट कर रहा है तो उसको बोल दिया जाता है क्वेश्चनर, ठीक है जी। नेक्स्ट मेटा एनालिसिस। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा एनालिसिस, कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज टू फाइंड ओवरऑल ट्रेंड ऑफ इफेक्ट, इट प्रोवाइड अ मोर रिलायबल एस्टिमेट बाय एनालाइजिंग अ डेटा। मेटा एनालिसिस के अंदर हम बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करते हैं। मेटा एनालिसिस मतलब, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, जब आप अलग अलग स्टडीज से बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। इसको इतना याद रखना आपने, यहां पर बहुत सारा डेटा इस्तेमाल किया जाता है मेटा एनालिसिस में। कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज, अलग अलग स्टडी से आप डेटा इस्तेमाल, अलग अलग फील्ड से आप डेटा लेके आते हो, अलग अलग एंगल से उस डेटा को स्टडी किया जाता है, उसको मेटा एनालिसिस बोल दिया जाता है। जहां पर एक पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने के लिए हम उसके हर एंगल से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज मेटा एनालिसिस। उसके बाद आता है सर्वे एक्सपेरिमेंट। अब ये एक कंबाइंड मेथड हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन विद सर्वे टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स, यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक सिनेरियो। अब इसमें पता है क्या होता है, सर्वे भी किया जाता है और एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से एक तो इंफॉर्मेशन ले लेनी सर्वे, और दूसरा फिर एक्सपेरिमेंट करके देखना कि भाई इस प्रोडक्ट को देख के लोगों की ऑब्जर्वेशन, लोगों को जैसे छिप छिप के ऑब्जर्व किया जाता है ना कि अच्छा नया प्रोडक्ट देखते ही लोगों की ऑब्जर्वेशन कैसी थी, क्या उन्होंने हमारा प्रोडक्ट उठाया भी, क्या उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को इग्नोर किया, क्या उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। तो आप एक साइड पे तो उनसे इंटरव्यू ले रहे हो, आप उनसे सर्वे कर रहे हो, लेकिन दूसरी साइड पे आप इनडायरेक्ट तरीके से उनको ऑब्जर्व भी कर रहे हो, उन पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो कि वो एक्चुअली में रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को या आपके जो भी आपने उनको ऑफर किया। लिखा हुआ है ना, यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग हाउ पीपल रिस्पॉन्ड
टू स्पेसिफिक सिनेरियो। कोई पर्टिकुलर सिनेरियो को लेके, पर्टिकुलर चीजों को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके, आपकी सर्विसेज को लेके लोग रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये आप बिहेवियर की स्टडी के लिए यूज करते हो, ठीक है। ये आप किसके लिए स्टडी कर यूज करते हो, ये आप बिहेवियर के लिए यूज करते हो। यू यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिहेवियरल स्टडी। तो आप बिहेवियर की स्टडी के लिए इसका क्या करते हो बेटा, इस्तेमाल करते हो। सो सर्वे एक्सपेरिमेंट। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब होता है सिंपल, जब आप बना बनाया कंटेंट या फिर मैथमेटिकल मॉडल्स का लिखा हुआ ना, यूजिंग स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स टू एनालाइज डेटा एंड एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, ऑफन यूज्ड इन इकोनॉमिक एंड एपिडेमोलॉजिकली। अब साइंस में जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। जैसे मैथ की थ्योरम्स होती है ना, या फिर स्टैट में टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो जो हमारे पास डेटा होता है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा होता है और उस डेटा को हम मैथमेटिकल मॉडल की हेल्प से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। समझ आया? हम मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई कर रहे हैं उस डेटा की स्टडी करने के लिए। हम उस डेटा की स्टडी कर रहे हैं किसकी हेल्प से, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल से, ताकि हम उस वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर सके। कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट का मतलब क्या होता है, देखो को का मतलब होता है कॉमन, ऑब्जर्विंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ओवर टाइम, often comparing them with another group that lack the trait of interest useful in medical and social science। अब इसमें क्या होता है, कोहर्ट स्टडी में हम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्लेसेबो स्टडी, जिसके अंदर हम एक ग्रुप को लगातार स्टडी करते हैं जिसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और दूसरों को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक ग्रुप ओवर कंपेयरिंग विद अनदर ग्रुप दैट लैक्स द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे ग्रुप के साथ जिसका आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे समझ रहे हो ना, कुछ लोग हैं जो सपोज करो 10 लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, तो और 20 लोग हैं जो नशा करते हैं। अब 10 लोगों को आप एक्चुअली में ट्रीटमेंट दे रहे हो और 10 लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, बस उनको ये दिखा रहे हो कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। प्लीकेबो इफेक्ट, जैसे पॉजिटिविटी से लोगों का बिहेवियर चेंज होने लगता है। होता है ना कई बार, मैं आपको बताऊं कि सपोज करो आपको बुखार है, आपके मम्मी ने बोल दिया कि अच्छा बुखार है ये गोली दे दे, पेट दर्द की गोली दे दी, फिर भी तुम्हारा बुखार ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये बुखार ठीक करने वाली गोली है और तुम्हारी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, तुम्हारी जो बॉडी है उसी तरीके से रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। तो ये वही है कोहर्ट स्टडी। को का मतलब होता है कॉमन, दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक ग्रुप को जैसे ट्रीटमेंट दिया गया और दूसरे को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, यह देखने के लिए कि क्या ट्रीटमेंट का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको बोला जाता है कोहर्ट स्टडी। देन आ जाता है बेटा केस कंट्रोल स्टडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस कंट्रोल? कंपेयर इंडिविजुअल विद अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विद दोस लैक टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉमन इन हेल्थ रिसर्च। सेम वही है, अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसके लिए कोहर्ट स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हम इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन की बात करते हैं तो वो आपका केस कंट्रोल स्टडी हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दे रहे हो, दूसरे ग्रुप को नहीं दे रहे हो, दैट इज जो हमारा कोहर्ट स्टडी था। लेकिन वहीं पर अगर आप एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, कंपेयर इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स केसेस विद दोज हु लैक इट कंट्रोल टू अंडरस्टैंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, दैट इज केस कंट्रोल, और अगर आप ग्रुप को कंपेयर कर रहे हो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द कोहर्ट स्टडी। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, वो लोग जिनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और वो लोग जिनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, इनको दोनों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप एक्चुअली में लोगों में जाके स्टडी करते हो, नेचुरल एनवायरनमेंट में, जहां पर सारी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती। दोनों एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, ठीक है, चाहे कोहर्ट हो चाहे केस स्टडी हो, होते एक्सपेरिमेंट ही हैं। बस यह है कि ग्रुप और इंडिविजुअल्स के बेसिस पे उसको डिफाइन किया गया है। यहां पर क्या है? फील्ड एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट? जहां पर आप आम पब्लिक में जाते हो, आम लोगों में जाते हो, जहां पर आपका इन्वायरमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हो ना? एक एक्सपेरिमेंट आप लेबोरेटरी में कर रहे हो और वही एक्सपेरिमेंट आप लोगों में जाके कर रहे हो। तो जब लोगों में जाके आप उस एक्सपेरिमेंट को करते हो तो उसको हम बोलते हैं फील्ड स्टडी, जिसको नेचुरल सेटिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट टू टेस्ट हाइपोथेसिस व्हाइल ऑब्जर्विंग रियल वर्ल्ड कंडीशंस यूज्ड इन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशल साइंस। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा ना, वो आजकल यूट्यूब पे वीडियोस बहुत चलती हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट,
कि कई बार तिरंगा नीचे गिरा देते हैं, देखते हैं कि कौन तिरंगा उठाता है। कई बार कोई इंसान जाते जाते अपना बटुआ निकाल के फेंक देता है ना, नीचे जानबूझ के अपना बटुआ निकाल के फेंक देता है कि देखता हूं कौन मेरा बटुआ पकड़ाता है ना। तो वो सोशल एक्सपेरिमेंट वो कहां पर हो रहे हैं, वो सब चीजें फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। मतलब वहां पर इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिस इन्वायरमेंट को आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये दोनों में आ जाती है, फील्ड एक्सपेरिमेंट नॉर्मल, ये क्वालिटेटिव का पार्ट होती है, ठीक है। ये वैसे दोनों में कवर होती है, लेकिन मेनली ये क्वालिटेटिव का पार्ट होती है, ठीक है। याद रखिएगा, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेनली क्वालिटेटिव का पार्ट होती है, ठीक है। दोनों में हो सकती है, नंबर में भी हो सकती है, नॉन नंबर न्यूमेरिक भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फील्ड स्टडी है जो नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है, वो आप लोगों की क्वालिटेटिव का पार्ट होती है। अब आती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव में से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव से इतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में जितने आजकल क्वालिटेटिव से पूछे जाते हैं। 5-7 इसकी टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, और कुछ चीजें हैं जो शायद आप पहली बार पढ़ोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है, जब एक फिनोमिना को अलग अलग लोगों ने जिया होता है और आप उसको स्टडी करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक ही फिनोमिना को, जैसे 10 लोग हैं, कोविड के पेशेंट थे, तो 10 लोगों को कोविड हुआ, कोरोना हुआ, तो वो कॉमन फिनोमिना है। अब हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होगा, कोई बोलेगा कि मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला, कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो घूमता रहा, कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो हॉस्पिटल में बेड से नहीं उठने दिया, तीसरा बोला कि नहीं नहीं मेरे को तो ये दिक्कत थी, फलानी दिक्कत थी। तो इस तरीके से चीजें क्या करती हैं, काम करती हैं, तो उसको बोला जाता है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। व्हाट इज फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च? जब एक कॉमन फिनोमिना को जब लोगों ने जिया और फिर हम उस लिव्ड एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। किसी घटना के बारे में व्यक्तियों के अनुभवों पर केंद्रित है, लोगों ने उस एक्सपीरियंस को कैसे जिया था, लोगों ने उस एक्सपीरियंस को कैसे महसूस किया था, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस, उसको बोल दिया जाता है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। देन आ जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, जब एथनो का मतलब होता है कल्चर, जब आप किसी कल्चर की स्टडी करते हो, ठीक है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू स्टडी द कल्चर, आप कल्चर की स्टडी कर रहे हो, उस कल्चर का हिस्सा बनके, आप उस कल्चर का हिस्सा बनके, उस कल्चर का पार्ट बनके स्टडी करते हो, उस कल्चर का हिस्सा बनते हो उन कल्चर को समझने के लिए, ठीक है। अगर आप जैसे हरियाणा के कल्चर पे स्टडी कर रहे हो, तो यहां पर बैठ के आप हरियाणा के कल्चर को स्टडी नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा, लोगों में रहना पड़ेगा, लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप हरियाणा के लोगों के बारे में समझ पाओगे। तो इसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च बोल देते हैं। देन आ जाता है नरेटिव रिसर्च। नरेशन के अंदर क्या होता है, जब स्टोरी टेलिंग के थ्रू लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डेटा होता है, देखा हो ना, पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंस थ्रू इंटरव्यूज, डायरीज, ठीक है, लोगों की अपनी व्यक्तिगत कहानियां, लोगों ने खुद की जिंदगी की जो उनकी एनेक्डोट्स होती हैं, या उन्होंने जो भी चीजों को मतलब महसूस किया है, उनकी अपनी जिंदगी की जो स्टोरीज नरेशन बेस्ड होती है, ठीक है, स्टोरीज की फॉर्म में होता है। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए थ्योरीज बनाते हो, ठीक है, मतलब आप एक पर्टिकुलर एरिया में गए, वहां से लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया और उनके लिए थ्योरी बनाई। वो थ्योरी हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगी, वो थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कहां पर एप्लीकेबल होगी, उस एरिया के लोगों पर ही एप्लीकेबल होगी, और कहीं पर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और वो थ्योरी के लिए आप तब तक डेटा कलेक्ट करते रहते हो, तब तक डेटा कलेक्ट करते रहते हो जब तक आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। जब आप सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, सैचुरेशन पॉइंट मतलब जब नया डेटा आना बंद हो जाता है, तब तक आप उसका हिस्सा बनते रहते हो, और उसके बाद आप उसको क्या कर देते हो, थ्योरी बना देते हो। केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर केस के बारे में आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हो, उसमें एक केस भी हो सकता है और मल्टीपल केसेस भी हो सकते हैं, और आप उस केस स्टडी में उसके हर पहलू, शुरू से लेके अंत तक, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, उसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसके मिडल में हर चीज, मतलब केस स्टडी का मतलब होता है उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देना, हर तरीके से उसकी स्टडी। लिखा हुआ है ना, एकल मामले या कई मामलों का गहन विश्लेषण, मतलब इन डेप्थ स्टडी करते हो, बहुत डिटेल में स्टडी करते हो, हर चीज की स्टडी करते हो, उसको बोला जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल केस स्टडी रिसर्च, ठीक है। ये भी आपका किसका पार्ट होता है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये भी आपका कौन सा पार्ट होता है बेटा, क्वालिटेटिव रिसर्च का एनालिसिस होता है। देन आ जाता है डिस्कर्स एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कर्स एनालिसिस? Examine written or spoken language in social context to understand communication, ideology, meaning, commonly used in linguistic, media studies and social. Discourse analysis का मतलब पता है क्या होता है?
किसी के आर्टिकल से, किसी की लिखी हुई बात से, किसी की बोली हुई बात से उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना। डिस्कर्स का मतलब समझ रहे हो ना, लैंग्वेज से रिलेटेड है। कि जैसे आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आप पॉलिटिकल आर्टिकल पढ़ के अंडरस्टैंड कर पाओगे कि यार ये बंदा ना इस XYZ पार्टी को सपोर्ट करता है, या ये बंदा इस पार्टी को नफरत करता है। तो जब हम किसी की लिखी हुई बातों से, किसी के लिखे हुए लिटरेचर से, किसी के लिखे हुए बोले हुए आर्टिकल से हम उसके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, कि जो लाइंस के बीच का मीनिंग होता है, ठीक है, सामाजिक संदर्भ में लिखत या बोले गए भाषा का अध्ययन करना, यह देखना कि जो उसने बोला है वो क्यों बोला है और उसके पीछे का क्रक्स क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है। जब हम इन सब चीजों के स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्कर्स एनालिसिस। ठीक है, डिस्कर्स एनालिसिस, दिस इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज। ये किससे होता है? लैंग्वेज की स्टडी को बोलते हैं। दूसरा आ जाता है कंटेंट एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस कुछ इसी तरीके का होता है। वो सिंपल क्या होता है, पैटर्न्स और थीम्स को, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि कोई इमेज हुआ, कोई टेक्स्ट हुआ, उससे आप उसको इंटरप्रेट करने की, उसके पैटर्न्स और थीम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। मतलब ये बहुत इन डेप्थ होता है। डिस्कर्स के अंदर आप सोशल पर्सपेक्टिव से देखते हो और यहां पर आप कॉमन पर्सपेक्टिव से, कंटेंट एनालिसिस के अंदर क्या होते हो, आप टेक्स्ट से, इमेजेस से या मीडिया से उनके पैटर्न्स को, उनके थीम्स को स्टडी करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये इन डेप्थ नहीं होता है, ये नॉर्मली कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है और ये ऊपर वाला ज्यादातर लिंग्विस्टिक में यूज किया जाता है। मतलब समझ रहे हो ना, ये 1.0 हो गया और ये 2.0 हो गया। ठीक है, यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी और यहां पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। यहां पर सिर्फ आप पैटर्न्स और थीम्स पे फोकस करना है। ये दो कीवर्ड्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पैटर्न्स और थीम्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप या तो पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हो या आप थीम्स को स्टडी कर रहे हो। उसके लिए हम कंटेंट एनालिसिस का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी पर्सन को जज करने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा कहना क्या चाहता है, इस बंदे का व्यू पॉइंट क्या है, इस बंदे की का पर्सपेक्टिव क्या है, जब आप इन डेप्थ जाके स्टडी करते हो तो उसको बोला जाता है कंटेंट एनालिसिस का नाम दिया जाता है। ध्यान आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है पास्ट में कोई ट्रेंड रहा होगा, पास्ट में किसी चीज के एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जामिन पास्ट इवेंट एंड कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है, भारत में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, भारत में किस तरीके से एजुकेशन का विकास हुआ, भारत में किस तरीके से ट्रेड यूनियन का विकास हुआ, भारत में किस तरीके से वर्ल्ड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और इसमें एक वर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिसिज्म। इसमें सारे जो रिसर्चर होते हैं ना, जो भी वही हिस्टोरियंस होते हैं, वो एक दूसरे को देखा, हिस्ट्री तो हमने देखी नहीं, आज से 200 साल पहले क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है। तो हर कोई बंदा अपने हिसाब से स्टडी को बताता है, हर कोई बंदा अपने हिसाब से हिस्ट्री को बताता है। तो दूसरे बंदे को वो पसंद नहीं आती, वो उसका क्रिटिसाइज कर देता है। तीसरे बंदे को उसकी स्ट्रेंथ पसंद नहीं आती, वो उसका क्रिटिसाइज कर देता है। तो जो क्रिटिसिज्म है, दिस इज द कीवर्ड। क्रिटिसिज्म है वो इसका कीवर्ड है किसके अंदर, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। ठीक है, एक्शन रिसर्च ये भी आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैसे दोनों में आती है। ठीक है, एक्शन रिसर्च मैंने अभी आपको बता दिया है, प्रैक्टिशनर्स के द्वारा प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट के अंदर जो हमारे पास इमीडिएट प्रॉब्लम होती है। कौन सी बेटा, इमीडिएट प्रॉब्लम होती है। इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है फोकस ग्रुप रिसर्च। फोकस ग्रुप का मतलब क्या होता है, फोकस ग्रुप का मतलब हुआ कलेक्ट डेटा थ्रू ग्रुप डिस्कशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक टू गेन इनसाइट इनटू कलेक्टिव ओपिनियन। इट कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंस। फोकस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक टॉपिक होता है और उसके लिए हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बुला लेते हैं। जैसे 5 लोगों को बुला लिया, उनको एक टॉपिक दे दिया, अब उनको बोला कि आप जितनी इस पे नॉलेज दे सकते हो, कलेक्टिव ओपिनियन जितना डिटेल में देना चाहते हो आप उतना डिटेल में इस पे इंफॉर्मेशन दीजिए। तो वो लोग उसके बारे में डिटेल निकालते हैं, हर कोई अपने अपने व्यू पॉइंट होता है। तो मतलब हम एकदम इन डेप्थ में जाके उसको क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एकदम डिटेल में जाके हम फोकस ग्रुप पे क्या करते हैं, रिसर्च पे टारगेट करते हैं। सो फोकस ग्रुप रिसर्च कौन सी होती है, जहां पर हम फुल डेप्थ में जाके सब लोगों से क्या करते हैं, फोकस करते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाता है बायोग्राफिकल रिसर्च। बायोग्राफिकल रिसर्च का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोग्राफिकल, स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है ना, किसी के जिंदगी की तरह, किसी के लाइफ को लेके, स्टडीज ऑन इंडिविजुअल्स लाइफ और अ पार्ट ऑफ इट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड इंपैक्ट इन्वॉल्व इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्स एंड बायोग्राफिक मटेरियल। ठीक है, आप किसी की जिंदगी पे स्टडी करना चाहते हो, आप किसी की जिंदगी पे फोकस करना चाहते हो, और वो चीजें किसका पार्ट बनती हैं, वो आपका
बायोग्राफिकल रिसर्च का पार्ट बनती हैं, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ बायोग्राफिकल रिसर्च। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोग्राफिकल रिसर्च। कि भैया इंडिविजुअल्स की लाइफ में, पूरे का पूरा एक व्यक्ति की लाइफ पे, ठीक है, जैसे सपोज करो आप महात्मा गांधी की रिसर्च पे कोई बिब्लियोग्राफिक रिसर्च करना चाहते हो, तो फिर आप महात्मा गांधी की जीवन पे जितनी डॉक्यूमेंट्री बनी है, जितनी फिल्म बनी है, जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितने आर्टिकल लिखे गए हैं, जितने रिसर्च, उन सबको स्टडी करते हो और फिर अपना एक आर्टिकल बना देते हो, उसको हम बोल देते हैं बायोग्राफिकल रिसर्च। बायो मतलब किसी की जिंदगी के बारे में। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आपका एथनोग्राफी का ही पार्ट होता है, एथनोग्राफी का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस टर्म इज यूज्ड बेसिकली इन एथनोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर आप किसी कल्चर का पार्ट बनते हो, मतलब उस कल्चर का हिस्सा बन के ही उस कल्चर की स्टडी करते हो। दैट सिंपल। इमर्स देमसेल्फ मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं, वातावरण में शामिल कर लेते हैं, उन लोगों की तरह जीते हैं, उन लोगों की तरह खाना खाते हैं, उन लोगों की तरह रहते हैं, उन लोगों की तरह आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, ये एथनोग्राफी का ही पार्ट होता है। मतलब हम उस कल्चर का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम उस कल्चर का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। सो एथनोग्राफी का एक हिस्सा होता है जिसको हम कौन सा ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं, वी कॉल इट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। थीमेटिक एनालिसिस, थीमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंपल, थीमेटिक का मतलब होता है थीम। थीमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, थीम, नाम में ही है थीम। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज रिकरिंग थीम और पैटर्न विद इन क्वालिटेटिव डेटा ऑफन यूज्ड टू इंटरप्रेट इंटरव्यू, ट्रांजिट, टेस्ट एंड मीडिया कंटेंट। इसमें भी क्वालिटेटिव डेटा, जैसे इससे पहले भी निकल के गया था एक कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस और थीमेटिक एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस क्वांटिटेटिव डेटा पे भी हो सकता है, लेकिन वही जब हम क्वालिटेटिव डेटा में, क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हम थीम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट, इंटरव्यू, ट्रांसक्रिप्ट, टेस्ट एंड मीडिया कंटेंट, तो उसको बोल दिया जाता है थीमेटिक एनालिसिस। गुणात्मक डेटा में पुनरावृत्त थीम या पैटर्न की पहचान उसके कंटेंट की तरह ही है, बस ये क्या हो गया, यहां पर नॉर्मल टेक्स्ट की जगह पर क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है। ठीक है, कोई इंटरव्यू हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको आप स्टडी करके उसके पैटर्न्स को, उसके थीम, डिस्कर्स, कंटेंट और थीमेटिक तीनों एक ही जैसे हैं। डिस्कर्स में आप इनडेप्थ जाते हो, कंटेंट में आप थीम्स की बात करते हो जहां पर आपके पास डेटा है, और वहीं पर क्वालिटेटिव डेटा के केस में उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको हम थीमेटिक एनालिसिस बोल देते हैं। क्रिटिकल रिसर्च हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पावर स्ट्रक्चर एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है किसी भी चीज का, जैसे सोसाइटी में क्यों लोग, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, किस तरीके के दुनिया के 10% लोग हैं वो 90% लोगों को चला रहे हैं। ये सब चीजें क्रिटिकल होती हैं, कल्चर या हो, सोशल कॉन्टेक्स्ट हो, किसी भी तरीके से जो नॉर्म्स होती हैं उसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ये बताते हैं कि अच्छा जो चीजें चल रही हैं, जो पैटर्न्स चल रहे हैं, हम उनको किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, हाउ वी कैन चैलेंज देम, कि नहीं यार ये चीज गलत है, इसको सही करने की जरूरत है, हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो जो बागी टाइप लोग होते हैं ना, वो ये इस तरीके की चीजों को ज्यादा करना पसंद करते हैं, तो वो क्रिटिकल रिसर्च का क्या हो जाएगा, आपका हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सैंपलिंग। ठीक है, एक सवाल आपको सैंपलिंग से भी पूछा जाता है हमेशा। तो सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, देखो सैंपल का मतलब होता है जब हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन की स्टडी करना चाहते हैं, सब पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो हम एक छोटा सा उसका सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, उस सैंपल की स्टडी किया जाता है, सैंपल के थ्रू क्या करते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। पर्पस यही होता है, इन्फरेंस, इन्फर का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन निकालना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपकी बॉडी में इतना सारा ब्लड है, तो आपके ब्लड को टेस्ट करने के लिए क्या सारा खून निकाला जाता है, सारा खून नहीं निकाला जाता है, आपकी बॉडी में से थोड़ा सा खून निकाला जाता है, ये देखने के लिए कि वो पूरे खून को, आपकी बॉडी को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो वही होता है। तो पॉपुलेशन का मतलब पूरा ग्रुप, जैसे तुम्हारी बॉडी में जितना भी खून है वो पॉपुलेशन है, सैंपल, उसमें से जो तुमने थोड़ा सा खून बाहर निकाला वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। तो पूरी पॉपुलेशन, जितने सारे लोग हैं उनको पॉपुलेशन बोल दिया जाता है, और सैंपल का मतलब होता है उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक हिस्सा, दैट इज पॉपुलेशन सैंपल। और सैंपलिंग फ्रेम का मतलब होता है वो लिस्ट, वो डेटाबेस जहां तक आप पहुंच पाओगे। ठीक है, पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो एक्सेसिबल है, जो एक लिस्ट की फॉर्म में मौजूद है। पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन, मतलब जिस हिस्से में से सैंपल निकाला जाएगा उसको सैंपलिंग फ्रेम बोल दिया जाता है। सैंपलिंग मेथड है, सैंपलिंग मेथड का मतलब होता है कि सैंपल लेने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो। हमारे पास सैंपल को लेने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या डिफरेंस होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो वाला मेथड होता है जहां पर हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं।
व्हेन देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और जब रैंडमली असाइनमेंट नहीं करते हो, जब आप अपनी मर्जी से किसी पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हो, तो उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया एक बैग में 5 गेंद हैं, तो आपने हाथ डाला, जो गेंद निकल आई दैट इज रैंडम सैंपलिंग। लेकिन अगर आपने उस बैग को देखा और आप अपनी मर्जी से उसमें से येलो रंग की बॉल को निकाला, दैट इज नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग भी बोल दिया जाता है। तो अगर हमें हर यूनिट के इक्वल चांसेस, नॉन चांसेस देखने हैं, तो उसके लिए रैंडम सैंपलिंग यूज किया जाता है, प्रोबेबिलिटी। और अगर नॉट रैंडम, जब हमें नहीं मालूम, हमें देखना ही नहीं है, तो उसके लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, देन आ जाता है सैंपल साइज। हमारा सैंपल साइज डिसाइड करता है हमारी स्टडी कितनी होगी, जिसके अंदर हमारे पास पहले शॉर्ट सैंपल, स्मॉल सैंपल होते हैं और लार्ज सैंपल होते हैं। अगर सैंपल साइज 30 या 30 से कम है तो स्मॉल सैंपल होता है, और 30 से ज्यादा है, देखो मैंने बोला 30 या 30 से कम, तो 30 भी स्मॉल सैंपल में आ जाता है। 30 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्मॉल सैंपल, 30 भी स्मॉल सैंपल आ जाता है। और अगर 30 से ज्यादा है, 35 है, 40 है, 50 है, तो उसको लार्ज सैंपल का नाम बोल दिया जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल लार्ज सैंपलिंग। अब एडवांटेज क्या है सैंपलिंग का? सैंपलिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इससे आपका टाइम और समय बच जाता है। कहां तो आप लोगों ने 1000 लोगों पे स्टडी करनी थी और कहीं पर आप सिर्फ 50 लोगों से स्टडी कर रहे हो। लेकिन जब ये चीज इनका फायदा है, उसके साथ साथ यही इसका एक नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन को सैंपल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एकदम से गलत निकल के आएगा, वो आपके जो रिजल्ट है वो सही नहीं होगा। ठीक है, इट मे और इट मे नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, ये दोनों ही इसका क्या है, पार्ट है। बता दिया ना, सैंपलिंग एरर्स हो सकते हैं। आपने जो सैंपल निकाला, अगर वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, अगर वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया आपने सैंपल तो निकाल दिया, लेकिन आप उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, आप उससे कुछ किसी चीज का आंसर नहीं निकाल पाए, है ना। तो वो चीज। अब हमारे पास सैंपलिंग की टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा था, अभी बताया। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो टाइप्स होती हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। तो सबसे सिंपल होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसको लॉटरी मेथड भी बोल दिया जाता है। हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हो। आप रैंडमली कोई भी सैंपल निकाल दिया, जैसे ताश है, ताश के पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाल दिया, दैट इज रैंडम सैंपलिंग। रैंडम होता है लॉटरी। ठीक है, जैसे ड्रॉ निकलते हैं, है ना, जैसे लॉटरीज निकलती हैं, तो वो रैंडम सैंपलिंग होती है। आप हाथ डालते हो, कोई भी चीज आ गई तो आप उसको क्या कर देते हो, सिलेक्ट कर देते हो, उसको बोल दिया जाता है दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। देन आ जाता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है बेटा, स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है, जब आपके पास पॉपुलेशन होती है, तो उस पॉपुलेशन को पहले आप होमोजीनियस ग्रुप्स में डिफाइन कर देते हो। ठीक है, जैसे मेल का ग्रुप बना दिया, फीमेल का बना दिया, चिल्ड्रन का बना दिया। उसके बाद आप कुछ मेल में से लेते हो, कुछ फीमेल से लेते हो, कुछ चिल्ड्रन, और फिर तीनों को मिला देते हो, आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो सकता है। तो ये आप लोगों का प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है और नॉन प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है। अगर तो आपने मेल 10 लिए, फीमेल 10 लिए और चिल्ड्रन भी 10 लिए, तो बराबर हुए, तो उसको प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग बोल दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और अगर वो अनप्रोपोर्शनेट है, नॉन प्रोपोर्शनेट है, दैट मींस आपने जो लड़कों का नंबर लिया था वो 10 लिया, लेकिन जो गर्ल्स का नंबर है वो 5 लिया, और जो लेडीज का नंबर है वो 30 ले लिया, तो अलग अलग नंबर लिया, सैंपल वो एक ही है। ठीक है, उनको एंड में हम क्या कर देंगे, हम उनको कंबाइन कर देंगे। लेकिन इस केस में प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है और नॉन प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है। देन आता है सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टेमैटिक सैंपलिंग? अब सिस्टेमैटिक सैंपलिंग क्या होता है बेटा, सिस्टेमैटिक सैंपलिंग का मतलब होता है जब हम रैंडम सैंपलिंग में पहले यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इक्वल इंटरवल से निकालते रहते हैं। जैसे हमारे पास 100 लोग हैं, तो आपने पहली यूनिट निकाली, सपोज करो फर्स्ट यूनिट आ गई, तो अब उस फर्स्ट यूनिट के बेसिस पे सब कुछ निकलेगा। पहली यूनिट, 11वीं यूनिट, 21वीं यूनिट, समझ रहे हो ना, मतलब है तो रैंडम सैंपलिंग, लेकिन प्रॉपर रैंडम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पहली यूनिट रैंडमली सिलेक्ट की जा रही है, बाकी सारी यूनिट उस पर डिपेंड करेंगी। केथ नंबर मतलब nth नंबर हमने उसको निकाल दिया, पहली यूनिट अगर 5 आ गई तो बाकी 15, 25 ऐसे हो जाएंगी। लेकिन
पहली यूनिट रैंडमली सिलेक्ट है, बाकी सारी नॉन रैंडम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो पहली यूनिट पे डिपेंड करती हैं। वही इसका पॉजिटिव और वही इसका नेगेटिव भी है, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, जैसे स्ट्रेटा में हमने रैंडम सैंपलिंग में होमोजीनियस के ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है, मेल फीमेल को बनाए थे। अब क्लस्टर में आप ग्रुप्स नहीं बनाते, नेचुरली ग्रुप बने हुए होते हैं। जैसे 4 ग्रुप बने हुए हैं और हर ग्रुप में मेल फीमेल बने हुए हैं, हर ग्रुप में मेल फीमेल चिल्ड्रन है, हर ग्रुप में मेल फीमेल चिल्ड्रन है, हर ग्रुप में मेल फीमेल चिल्ड्रन है। तो जब नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स होते हैं तो आप ग्रुप्स नहीं बनाते, आप पूरा एक ग्रुप उठा लेते हो। जैसे स्ट्रेटा में क्या किया था, हर किसी में से थोड़ा थोड़ा लिया था, लेकिन यहां पर आप हर किसी में से थोड़ा थोड़ा नहीं लेते हो, आप एक पूरे का पूरा ग्रुप उठा लेते हो और उसको स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैंपलिंग बोल दिया जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में यही डिफरेंस है। स्ट्रेटिफाइड में आप ग्रुप बनाते हो और फिर हर ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा लेते हो, लेकिन स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर के अंदर आप ग्रुप्स बनाते नहीं हो, वो ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वो ग्रुप्स ऑलरेडी इसका पार्ट होते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बस आपकी जिम्मेवारी उसको सिलेक्ट करना होता है और उसको कुछ करना नहीं होता है, राइट। अब इसी का एक पार्ट होता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज में क्या होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्लस्टर की एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है और आप में से उसमें से सैंपल सिलेक्ट करने होते हैं। तो आप स्टेज वाइज आते रहते हो, हर स्टेज में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सैंपल का साइज कम होता रहता है। जैसे यूपीएससी पहले इंटरव्यू मतलब पेपर देने वाले 1 लाख लोग, प्री निकला 25,000 का, मेंस निकला 10,000 का, इंटरव्यू निकला 6,000 5,000 का, एंड में यूपीएससी जो क्लियर हुआ वो सपोज करो 500। तो इस तरीके से हर स्टेज पे क्रॉस होते होते जो सैंपलिंग का साइज है, जो सैंपल का साइज है वो क्या होता रहता है बेटा, कम होता रहता है। जितने भी ये डांस इंडिया डांस हुआ, बिग बॉस हुआ, ये जितने भी हैं ये सब मल्टी स्टेज सैंपलिंग का ही पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे सैंपल का साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एंड में जो क्रीम आपको चाहिए, एंड में जो सैंपल साइज आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी वाले बोलते हैं ना, हमें पूरे इंडिया में से 800 लोग चाहिए, तो 800 लोगों के लिए 1 लाख से 800 तक आते हैं, तो वो धीरे धीरे ऐसे रिड्यूस होते जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोल दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग। ये सेम वही है, ठीक है, जिसको हमने अभी पढ़ा, सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग। इसको इक्वल इंटरवल भी बोल दिया जाता है, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वल इंटरवल सैंपलिंग। इसको हम एक और नाम भी बोल देते हैं, कौन सा, इक्वल इंटरवल सैंपलिंग। इक्वल इंटरवल का मतलब होता है कि आप पहली यूनिट को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद की यूनिट्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती जाती है, ठीक। पहली यूनिट को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो, लेकिन उसके बाद जितनी भी यूनिट्स हैं वो अपने आप सिलेक्ट होती जाएंगी, आपको बाकी की यूनिट्स को सिलेक्ट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब जहां पर हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस है, वो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कुछ तरीके, कुछ मेथड ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आप रैंडमली डेटा को सिलेक्ट नहीं करते हो, नॉन रैंडमली सिलेक्ट करते हो। नॉन रैंडमली का मतलब क्या हुआ, आप अपनी मर्जी से जब डेटा चाहो, जिस तरीके का डेटा चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। लगा अच्छा यार ये मेरे को तो ये चाहिए, अगर ये चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, उससे सबसे पहला मेथड होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इसको कन्वीनियंस सैंपलिंग भी बोल दिया जाता है, इसको चंक सैंपलिंग भी बोल दिया जाता है, इसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोल दिया जाता है, इसको ग्रैब सैंपलिंग भी बोल दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप अपनी ईज ऑफ एक्सेस, जहां पर आपको इजीली लोग मिल रहे हैं वहां पर जाके आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो। लाइक आप गए किसी मॉल में मूवी देखने के लिए, वहां पे देखा आपने 500 लोग हैं, तो आप उनसे जाके डेटा कलेक्ट करने लगे। दैट मींस कि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लोगों तक पहुंच रहे हो, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनसे जाके क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। इसको बोल दिया जाता है ग्रैब सैंपलिंग, इसको बोल दिया जाता है चंक सैंपलिंग, इसको बोल दिया जाता है हैप्पीजार्ड सैंपलिंग, इसको बोल दिया जाता है एक्सीडेंटल सैंपलिंग। इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। जितने लोग आपको चाहिए उतने लोगों तक आप पहुंच जाते हैं। देन आ जाता है जजमेंटल सैंपलिंग। इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जजमेंटल सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग। देखो जजमेंटल या पर्पसिव का मतलब हुआ जहां पर रिसर्चर की जजमेंट बहुत मैटर करेगी। यहां पर हम जो सैंपल सिलेक्ट करने लगते हैं उसके लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप सैंपल सिलेक्ट करते हो। दैट मींस फॉर एग्जांपल आप एक क्रिकेट टीम को लेकर आना चाहते हो, यू वांट टू हायर ए क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम को हायर करना चाहते हो, तो उस टाइम पे जो बंदा सिलेक्ट करेगा उसको क्रिकेट आनी चाहिए ना, उसे पता होना चाहिए, कोच होना चाहिए, पहला पुराना क्रिकेट खेलता हो, तो वही बंदा है वो रिसर्च सैंपल को सिलेक्ट कर सकता है। तो यहां पर रिसर्चर की जो जजमेंट और उसकी नॉलेज है
वो डिसाइड करेगी कि हमें कौन से लोगों को सिलेक्ट करना है या कौन से नहीं करना है। इसी वजह से इसको पर्पज है। पर्पज ही मतलब क्रिकेट टीम है, और एक्सपर्ट मतलब उसके अपनी एक्सपर्ट, उस पे अपनी एक्सपर्ट पे, उसकी अपनी नॉलेज पे वो चीजें डिसाइड होती हैं कि हमें किस तरीके से इस सैंपल को सिलेक्ट करना है। हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द सैंपल, हमें इस सैंपल को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, वो चीज इसके थ्रू क्या होती है, निर्धारित होती है। उसके बाद आता है कोटा सैंपलिंग। देखो कोटा में क्या होता है, लिमिट लगा दी जाती है। Population is divided into subgroup and predetermined number of participants is selected from ensuring representing without random selection। अब इसमें क्या होता है कि आप पहले तो पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो और फिर हर ग्रुप में से नंबर ऑफ यूनिट्स को सिलेक्ट कर देते हो एक पर्टिकुलर चीज पे। जैसे आपने बोल दिया कि हमें पूरे इंडिया में से 200 लोगों का डेटा चाहिए, तो 50-50 कर दो चारों हिस्से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हर जगह से 50-50 लोग लेके आएंगे और 50 से ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन 50 लोग वो लेंगे जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। तो आपने कोटा फिक्स कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके भी 50 साल से ज्यादा होना चाहिए और नंबर को लेके भी कि 50 लोग होने चाहिए। तो आप पूरे इंडिया में से 200 लोगों को लेके आ रहे हो, कोटा सैंपलिंग के थ्रू सब कुछ फिक्स कर दिया है कि इतना ही चाहिए और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मौजूद होना चाहिए। उसको कोटा सैंपलिंग का नाम बोल दिया जाता है। उसके बाद आता है स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको चेन सैंपलिंग भी बोल दिया जाता है, इसको नेटवर्क सैंपलिंग भी बोल दिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नोबॉल सैंपलिंग या नेटवर्क सैंपलिंग? इसमें होता है कि आप ये ऐसे लोग होते हैं जिन तक पहुंचना आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हो जो आगे इन लोगों के बारे में बताएं। जैसे जय हो मूवी देखी आपने कि तुम 3 लोगों की हेल्प करो, वो आगे 3 की हेल्प करेंगे, वो आगे 3 की हेल्प करेंगे। उसी तरीके से जैसे आप ड्रग एडिक्ट पे काम करना चाहते हो, तो कोई बंदा आसानी से आपको बताएगा कि मैं ड्रग्स लेता हूं, कोई नहीं बताएगा। तो आपको कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ड्रग्स लेता है, उसको पकड़ा, फिर वो आगे 3 वो दूसरे जो और ड्रग एडिक्ट हैं उनको लेके आएगा, फिर वो आगे 3 और एडिक्ट। तो जहां पर सैंपल सिलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, जहां पर सैंपल लेना डिफिकल्ट होता है, वहां पर आप चेन सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हो कि जो रिसर्चर को एक पार्टिसिपेंट मिला है ना, बाकी पार्टिसिपेंट्स को लेके आने की भी उसी की जिम्मेवारी है, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को लेके आने की भी उसी की जिम्मेवारी है, वही बाकी सबको भी लेके आएगा। राइट? तो देन आ जाता है कंसेक्यूटिव सैंपलिंग। इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्टिंग एवरी पार्टिसिपेंट मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया अंटिल रिक्वायर्ड सैंपल साइज इज रीच्ड, इट इज सिमिलर टू कन्वीनियंस सैंपलिंग बट मोर स्ट्रक्चर्ड। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव सेम टू सेम कन्वीनियंस सैंपलिंग में होता है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि आप एक पर्टिकुलर फीचर पे फोकस करते हो। जैसे आपने बोल दिया कि यार मुझे वो बंदा चाहिए जिसकी आंखें ब्राउन है, तो आप ढूंढते रहते हो, पूरे ढूंढते रहते हो ब्राउन आंखों में। जैसे बोल दिया कि मेरे को 100 लोग चाहिए ब्राउन आंखों वाले, तो आप ढूंढते रहते हो, यहां से 2 मिल गए, यहां से 2 मिल गए। जिस दिन 100 नंबर पूरे हो गए, 100 पूरे हो गए ब्राउन आंखों वाले, तो आप बोलोगे कि ये आपका कंसेक्यूटिव सैंपलिंग है। समझ रहे हो ना, आपने एक नंबर डिसाइड किया है, कन्वीनियंस प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स, आप अपने हिसाब से चीजों तक पहुंच रहे हो, लेकिन द फोकस इज कि आप एक फीचर, जैसे कन्वीनियंस में कोई फीचर नहीं था, यहां पर कन्वीनियंस प्लस फीचर, एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को मैच करने की आप क्या करते हो, कोशिश करते हो। अब वॉलंटरी सैंपलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी सैंपलिंग? वॉलंटरी सैंपलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर आप किसी के पास नहीं जाते हो, लोग खुद से आपके पास आते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना एक टेबल लगा के बैठ गए और उस पर आपने बोर्ड लगा दिया कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, लोग अपने पास खींच रहे हो। ठीक है, दिस इज पुल स्ट्रेटेजी। पुल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों तक नहीं पहुंच रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू द पब्लिक, यू आर नॉट गोइंग टू द पीपल, लोग अपने आप आपको आके रिसर्च। ठीक है, वॉलंटरली का मतलब क्या हुआ, वॉलंटरी सैंपलिंग, पार्टिसिपेंट सेल्फ सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेंट, वो खुद अपने आप को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 1000 लोग हैं, आपने अपना सैंपल का वो अपना बना दिया, एक अपना टेबल कुर्सी लगा के बैठ गए, उसमें से 50 लोग अपने आप आ गए आपके पास आपके सवालों का जवाब देने के लिए, उसको बोला जाता है वॉलंटरी सैंपलिंग, उसको बोला जाता है वॉलंटरी सैंपलिंग। दैट इज एन ओपन इन्विटेशन। आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को ओपनली इनवाइट करते हो। ठीक है, हाँ, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है, अब जो लोग ब्लड देना चाहते हैं, खून देना चाहते हैं, रक्तदान करना चाहते हैं, वो आएंगे और वो रक्तदान करेंगे, वो अपना खून देके चले जाएंगे। दैट्स इट। इसको ब्लड डोनेशन सी एग्जांपल से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, आप इसको इससे क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी में अगर डिफरेंस की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, जहां पर हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी जहां पर हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी में आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो, मतलब आप अपनी मर्जी से लोगों को सिलेक्ट करते हो, आपकी जो इच्छा होती है वैसे लोगों तक पहुंचते हो, आप
सॉरी रैंडमली लोगों तक पहुंचते हो, आप अपनी इच्छा से नहीं पहुंचते हो, लेकिन यहां पर नॉन रैंडम होती है। जहां पर आपको कन्वीनियंस लगता है कन्वीनियंस करते हो, जहां पर आपको कोटा की जरूरत होती है कोटा करते हो, जहां पर आप वॉलंटरी चाहते हो वॉलंटरी लोगों तक पहुंच जाते हो। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिवनेस, तो ये यहां पर आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि जो रैंडम पॉपुलेशन होती है, जैसे अच्छा एक बात और, रैंडम सैंपलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है और नॉन रैंडम सैंपलिंग जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी है वो क्वालिटेटिव में यूज किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास नंबर होता है तो लार्ज सैंपल लेते हैं और वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पर वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस वजह से यहां पर जनरलाइजेशन है वो यहां पर पॉसिबल नहीं होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरलाइज एवरीथिंग, यहां पर सारी चीजों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उन सब चीजों को जनरलाइज कर पाए। नेक्स्ट आता है बायस। अब रैंडम सिलेक्शन किया जा रहा है तो वहां पर बायसनेस का जो चांस है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि बायसनेस है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि यहां पर आप अपनी मर्जी से सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, यू आर सिलेक्टिंग द सैंपल एज पर योर कन्वीनियंस, तो उसको बोल दिया जाता है मोर प्रोन टू बायस एज सिलेक्शन इज नॉट रैंडम, ठीक है। क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया गया ना, जैसे मैंने बता दिया आप अपनी मर्जी से 4 लोगों को लेके आ गए, तो वो तो तुम्हारी मर्जी है ना, वो तो तुम्हारी मर्जी है। तुमने डिसाइड किया कि भैया हम ये वाले 4 लोग मुझे चाहिए, ये मुझे 4 लोग चाहिए। अगर ये 4 लोग मुझे चाहिए तो वो तुमने सिलेक्ट किया है ना, वो तुम पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो सही होंगे भी और हो सकता है वो नहीं होंगे। इसलिए सो दैट इज कि भैया मोर प्रोन टू बायस एज सिलेक्शन इज नॉट रैंडम। रैंडम होगा तो बायसनेस कम होगी। एक सिंपल रिलेशन अपनी कॉपी पे लिखो कि अगर बायसनेस है तो रैंडमनेस कम होगी, अगर रैंडमनेस ज्यादा है तो बायसनेस कम होगी। तो रैंडम और बायस का एक ऑपोजिट रिलेशन होता है, ठीक, ऑपोजिट रिलेशन होता है। उसके बाद आता है जैसे एग्जांपल, इसमें कौन सी सिंपल रैंडम सैंपलिंग जिसको लॉटरी सैंपलिंग बोला गया था, हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जिसके अंदर आप पहले ग्रुप्स को होमोजेनियस ग्रुप्स बनाते हो और उस होमोजेनियस ग्रुप में से आप चीजों को सिलेक्ट कर लेते हो। क्लस्टर के अंदर आप नेचुरल अकरिंग ग्रुप्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और देन आ जाता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर पहली यूनिट जो सिलेक्ट की जाती है वो रैंडमली सिलेक्ट की जाती है और उसके बाद जो बाकी की चीजें होती हैं वो पहली यूनिट पे डिपेंड करती हैं, वो पहली यूनिट पे डिपेंड करती हैं। और यहां पर कन्वीनियंस सैंपलिंग जहां पर आप कन्वीनियंट के हिसाब से चीजों को डिसाइड करते हो। जजमेंटल है जहां पर आपका एक्सपर्टीज, आपकी नॉलेज है वो डिफाइन होती है। कोटा के अंदर आप नंबर्स भी डिसाइड कर लेते हो और एक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिसाइड कर लेते हो। और स्नोबॉल सैंपलिंग जिसको आप नेटवर्क सैंपलिंग बोल देते हैं, नेटवर्क सैंपलिंग के साथ आप क्या करते हो, आप चीजों को लंबे समय तक लेके चलने की कोशिश करते हो, आप लंबे समय तक चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करते हो। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी। अगर हम वैलिडिटी की बात करें, ठीक है, वैलिडिटी का मतलब मैंने आपको बताया था एक्यूरेसी। वैलिडिटी की फुल डेफिनेशन क्या होती है, इट इज इंटेंडेड टू मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू, इट इज मेजरिंग व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मेरा रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट है, ये उसी चीज को मेजर कर रहा है जिस चीज को मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर से एग्जांपल बोलता हूं कि हम थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे टेम्परेचर चेक होगा। नेक्स्ट, अगर हम थर्मामीटर के साथ साथ अगर हम बीपी की मशीन की बात करते हैं तो उससे बीपी चेक होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, वही चीज है, वही सब चीजें हैं। सो दैट इज स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी। स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी का मतलब क्या होगा कि वैलिडिटी कहां पर ज्यादा होगी। अब देखो, जब रैंडम सैंपल सिलेक्ट किया है तो वहां पर वैलिडिटी के चांस ज्यादा होंगे। मतलब आप नॉर्मली भाषा में अगर देखो तो जो रैंडम सैंपलिंग है वो नॉन रैंडम सैंपल से बहुत ज्यादा बेहतर है। उसका रीजन यही है क्योंकि रैंडमनेस एक मेन फीचर होता है किसी भी रिसर्च का, एक्सपेरिमेंटल का। रैंडम का मतलब आपको मालूम नहीं है, कोई भी यूनिट सिलेक्ट हो सकती है, अनबायस्ड हो सकती है। अनबायस्ड होने का मतलब है कि आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, अनबायस्ड तरीके से आपने उस रिसर्च को, उस सैंपल को निकाला है। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से, देखो, अगर आप अच्छे रिसर्चर हो तो आपका निकाला हुआ सैंपल हो सकता है आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा, अगर आप अच्छे रिसर्चर नहीं हो, अगर आपने बाकी जो सैंपल निकाला है वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उससे आपका जो कंक्लूजन है वो सही तरीके से निकल कर नहीं आएगा। सो जब हम रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं तो वहां पर जो स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी होती है वो ज्यादा होती है, अलाउइंग रिजल्ट टू बी जनरलाइज्ड टू द पॉपुलेशन विद मेजरेबल मार्जिन ऑफ एरर। मतलब एरर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एरर्स हैं वो रिड्यूस होंगे, वैलिडिटी भी ज्यादा होगी और उसके साथ साथ
जो एक्यूरेसी है या फिर जो रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों ज्यादा होंगी, लेकिन दूसरी साइड पे यहां पर लोअर स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर बायसनेस ज्यादा होता है। यहां पर जो बायसनेस होता है वो क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। बायसनेस है वो यहां पर ज्यादा होगा, इस वजह से जो रिजल्ट होते हैं वो ज्यादातर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसका रीजन है कि हम हमेशा रैंडम सैंपलिंग को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग। क्लियर है जी? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? बताइए। राइट? जहां पर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिवनेस चाहिए वहां पर रैंडम सैंपलिंग, और जहां पर आप टाइम, कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी आपका मेन कंसर्न है वहां पर नॉन रैंडम। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें कॉस्ट और जो आपका टाइम है वो ज्यादा लगता है, यहां पर कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग आपका कम होता है। तो आपका 50% रिसर्च हमने खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इसके बाद जितना भी पोर्शन है, जैसे रिसर्च डिजाइन रह गया है आप लोगों का, है ना, दूसरा आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें तो वो भी पढ़ाई हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, रिसर्च के एंड के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। और प्लीज मैं आपसे फिर से सिंपल एक बात बोलना चाहता हूं। पहली बात तो ये रिवीजन कोर्स है, डिटेल कोर्स नहीं है। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, कब क्लास कितनी देर चलेगी, कितनी चीजें पढ़ाऊंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। आप डिसाइड नहीं करोगे। आप थक गए हो, आपको क्लास नहीं देखनी, आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, देखो। कल से मुझे ये आलतू फालतू के कमेंट नहीं चाहिए। तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी एनर्जी ज्यादा लग रही है, तुम लोगों ने सिर्फ सीखना है, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। तो कल से फालतू का कमेंट मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं आऊंगा, 1.5 घंटे की क्लास लूं या 2 घंटे की, वो मैं डिसाइड करूंगा। कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। तुम लोग शांति से बैठो, बस तुम्हें सब चीजें समझ आएंगी, तुम्हें हर चीज क्लियर होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है जी? और ये अल्टरनेटिव डे पे क्लास चलेगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, ठीक है? कल पेपर 2 की क्लास होगी। मतलब हर रोज रिवीजन कोर्स चलेगा, लेकिन अल्टरनेटिव डे पे चलेगा। जैसे एक दिन पेपर 1 की क्लास और एक दिन पेपर 2, क्योंकि हमें एग्जाम की अभी कुछ अपडेट नहीं है। हमने रिवीजन शुरू कर दिया है, एग्जाम जब भी होगा देखा जाएगा। हम टाइम पे सारी चीजों को वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी? पीडीएफ का एक्सेस मिलेगा, लेकिन वो नॉन डाउनलोडेबल होगा। एप्लीकेशन के अंदर आप उसको देख पाओगे, ठीक है? पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? कोर्स के अंदर ही फोल्डर बन जाएगा, ठीक है? इस कोर्स के अंदर ही आपका फोल्डर बन जाएगा। लेकिन क्योंकि रिवीजन कोर्स है तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। हाँ, एप्लीकेशन के अंदर आप जितना मर्जी देखो, कुछ भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि रिवीजन का मतलब ही रिवाइज करना होता है, उसके नोट्स लेने का या कोई मतलब नहीं होता है। हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो ये आपके वही नोट्स हैं जो आपने अपनी कॉपी पे बनाए हुए हैं, तो दोबारा नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। सेकंड पेपर का मैं आपको बताता हूं, अभी 11 बजे नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, तो आज का दिन दीजिए, मैं पेपर 2 की क्लास लूंगा। आपको शेड्यूल शेयर करता हूं आज, ठीक है? अपलोड हो जाएगा, जिससे आपका सारा पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है? जो मेन कोर्स की आपकी 1-2 क्लासेस रह गई हैं, है ना, एक पीपल और डेवलपमेंट की 3-4 क्लासेस, और इंडियन लॉजिक वाला पोर्शन वो हमारा खत्म हो जाएगा 15 तक सारा, और ये तो हमारा चलता ही रहेगा। ठीक है जी? चलिए, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। और इस क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता पूरा देखिए। इसके बाद आपको खुद से रिवीजन करने का जो आपका टाइम है वो सेफ हो जाएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।